आपने नीतीश कुमार को बहादुर शाह जफर की संज्ञा दे दी है। इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? नीतीश कुमार का भी पटना से नालंदा तक सिमट गए थे, उनकी राजनीतिक वजूद वहीं रह गया था और पूरा बिहार का जो डेवलपमेंट का फंड था 60 to 70% उसी इलाके में खर्च कर रहे थे। उसी संदर्भ में उनको मैंने बहादुर शाह जफर कहा था। बिहार में सरकार बदल जाएगी, नीतीश कुमार सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे 4 जून के बाद, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। जो कुली का काम करते हैं, माली का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, 100 रुपए रोज की दिहाड़ी पे ठेला लगाने का काम करते हैं, क्या इतने भी पैसे बिहार सरकार जनरेट नहीं कर सकती? इतने छोटे रोजगार भी नहीं कर सकती? ये सवाल तो नीतीश कुमार से करना होगा ना। उन्होंने 19 साल पहले जब बिहार की सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा हम एक सुशासन की राज स्थापित करेंगे, दूसरा पलायन रोकेंगे। कहाँ पलायन रुका? तेजस्वी यादव की बीमारी भी देख पा रहा है, जिस तरीके से उनको कमर में दर्द है, डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, उनकी बीमारी का असर आप पे थोड़ा सा पड़ा है क्या? मेरे नेता 100% स्वस्थ हैं और हड्डियों में चोट को बीमारी नहीं माना जाता। बीमार तो नीतीश कुमार हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी कवरेज के बाद हम दाखिल हो गए हैं बिहार में, और ये बिहार की लोकसभा है बक्सर। बक्सर को कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। लालमुनि चौबे लगातार 4 बार यहाँ से सांसद हुआ करते थे और वो कहते थे कि मैं सांसद नहीं हूँ, यहाँ से तो अटल बिहारी वाजपेयी सांसद हैं, क्योंकि वो कहीं और जाएं न जाएं, बक्सर तो लालमुनि चौबे के लिए वोट मांगने ज़रूर आते थे। फिर 2014 और 2019 2 बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीती यहाँ से, और अश्विनी चौबे यहाँ से जीत करके सांसद बने, मंत्री बने। 2009 का एक ऐसा चुनाव है जिसमें यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी थी और जगदानंद सिंह वहाँ से लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और अब जब हम 2024 में ये पूरी बातचीत कर रहे हैं तो फिलवक्त जगदानंद सिंह के बेटे और रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करके ज़रा जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बक्सर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। कोई गढ़ नहीं है। गढ़ वाला ज़माना चला गया। जब राजा रजवाड़ा लोग होते थे तो उनके गढ़ हुआ करते थे। यह लोकतंत्र है, जनता किसी को राजा बनाती है और रंक बनाती है। किसी ज़माने में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर चुनाव जीतती थी देश में। एक दौर देखा लोगों ने, 303 पर भी लोग गए। अब तो नीचे आना है, जितना नीचे जाए देश के चुनाव में। इस समय का फेरा है। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे रहेगी देश के चुनाव में। वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा मीडिया ठीक से नहीं पूछा। जो राजनीतिक दल 400 सीट पर लड़ ही रहा हो चुनाव, वो 400 जीतने का दावा कैसे कर सकता है? हम एनडीए हैं, गठबंधन की तरह से जीत जाएंगे। एनडीए पहले भी था और अभी भी है। 543 सीट में से 303 सीट जीते, तो उससे नीचे जाना है। उनके कहने से तो सब सीटें जीत नहीं सकते। बक्सर उनके लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि बक्सर बनारस से सटा हुआ क्षेत्र है। मोदी जी हिसाब दें कि बक्सर के लिए उन्होंने क्या किया। वो जानते थे कि बक्सर के लिए हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए सांसद को, जो मुखौटा सांसद था अश्विनी चौबे, उसको हटा करके एक नए मुखौटे को ला करके खड़ा करने का जो काम किया है। तो बक्सर की जनता जानना चाहती है कि आप कौन काम किए हैं 10 साल में कि आप तिबारा वोट मांगने चले आए प्रधानमंत्री जी यहाँ। आपका मुख्य मुकाबला किससे है? क्योंकि बक्सर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। मिथिलेश तिवारी जो गोपालगंज में 2020 का चुनाव हारे हुए विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ से सांसदी का टिकट पाते हैं। आप रामगढ़ से जीते हुए विधायक हैं, आप सांसदी का टिकट पाते हैं। और एक हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी IPS वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, आनंद मिश्रा, और यहाँ आके चुनाव लड़ते हैं। किससे मुकाबला आप देख पा रहे हैं? मुकाबला तब न हो जब भारतीय जनता पार्टी एकजुट हो। भारतीय जनता पार्टी 2 हिस्से में लड़ रही है। एक सिंबल पे लड़ रहे हैं, दूसरे बिना सिंबल के लड़ रहे हैं, और दोनों ही मोदी जी के सपने को पूरा करने का दावा कर रहे हैं। तो एक ही वोट पे 2 लोग लड़ रहे हैं, तो पहले वोट दोनों में आपस में तय कर लें कि हमसे कौन लड़ेगा, तब न बात बताएंगे कि कौन लड़ना मेरे से लड़ेगा। जब तक दोनों लड़ते रहेंगे तब तक वो मुकाबले से बाहर रहेंगे।
और आप आगे हैं, फिल वक्त आप मान रहे हैं इस बात को कि आप दावे से जीत रहे हैं इस बार की सीट? इंडिया गठबंधन देश में आगे चल रहा है, बिहार में भी आगे चल रहा है और बक्सर में तो आगे हैं ही। सुधाकर जी, चूंकि आपका एक परिचय तो ये है कि अभी आप विधायक हैं और इस वक्त लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप सरकार में भी शामिल रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल रहने के बावजूद मुख्यमंत्री को वो तवज्जो आप नहीं दिए जो देनी चाहिए थी। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत खुन्नस है क्या आपकी? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते बेहद अच्छे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। मैं उनकी गोद में खेला कूदा पला बढ़ा हूँ। मुद्दों के आधार पे असहमति थी। बिहार को जिस तरीके से मिसरूल्ड किया है नीतीश कुमार, इस बात को लेकर मेरी असहमति थी। नया बिहार तभी बनेगा जब आप किसानों की आमदनी सुनिश्चित करेंगे, किसानों खेती का पूरे ढांचे में बदलाव लाएंगे, यूनिवर्सिटियों को ठीक करेंगे जहां बच्चे पढ़ कर के नए भविष्य की तरफ जा सकें। बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल में दी जाती है नीतीश कुमार जी आपके राज में, और आपके राज में घोर करप्शन है। सृजन कांड जैसे कांड बड़े हुए, एससीडीसी मामले हुए और ये इतिहास रहा। इसी के चलते आप दिल्ली में जो भी सत्ता में रहा उसके साथ आपके हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रहे, इसलिए कि जानते थे कि जो गबन और अपराध आप बिहार में कर रहे हैं वो आपकी कलई न खुल जाए, इसीलिए आप उनके साथ रहे। वो आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उनके साथ खड़े हैं। किसी ज़माने में आप याद करिए, कांग्रेस के साथ भी वो खड़ा थे। कांग्रेस के साथ इसलिए खड़ा थे कि उनकी कलई न खोले, क्योंकि वो तो इंडिया गठबंधन के संजोग आपका नाम है, वो तो पूरी की पूरी कोशिश नीतीश कुमार की ही देन है। उन्होंने कहा कि मैं पूरा देश घूमूंगा, मैं एकजुट करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए होगा उन्हें। आप तो देख लिए ना कि जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहते थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रहे हैं, 16 सीट पर लड़ रहे हैं। जो नेतृत्व करेगा देश का वो 300-400 सीट पर लड़ेगा कि 16 सीट पर लड़ेगा? आपकी जो हैसियत थी उस हैसियत से इतर जाके आप बात कर रहे थे नीतीश कुमार, और अब तो बीमार आदमी है, उनको उनके स्मृति भंग की स्थिति में है। वो देश में 543 लोकसभा सीट है और वो मन से वो 4000 लोकसभा की सीट जिता रहे हैं। आप सदन के भीतर जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया वो निंदनीय है। कभी भी उस तरह के वक्तव्य को हम लोग दोहरा नहीं सकते मुँह से। नाराज़ होते नहीं है, गुस्सा आता नहीं है नीतीश कुमार को, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा आपके साथ रहते हुए जब आपसे अलग होते हैं वो बड़े नाराज़ दिखे भाई। नाराज़ इसलिए हैं कि हम उन लोग उनसे काम कराने लगे। जो एक गांव देहात में कहते हैं कि अड़ियल घोड़ा, लेकिन सवार उसको घोड़े को ठीक कर देता है, घोड़े को दौड़ा देता है। तो लालू प्रसाद जी जैसा बेहतरीन घुड़सवार उनको रास्ते पर लाके काम करवाने लगा, इसलिए वो बड़े दुखी थे कि उनका इमेज खराब हो रहा था कि भाई जो नौकरी जीवन में नहीं दिए वो नौकरी देना पड़ा उनको, सामाजिक आर्थिक जनगणना करना पड़ा उनको। तो कई चीज़ें ऐसा रहा जिसके चलते वो दुखी थे। अभी आपका एक मैं हालिया बयान पढ़ रहा था, आपने नीतीश कुमार को बहादुर शाह जफर की संज्ञा दे दी है। इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? वो पटना से लेकर नालंदा तक के बीच में ही डेवलपमेंट काम किया। वैसे ही बहादुर शाह जफर अंतिम समय में दिल्ली से उनका पालम तक एक साम्राज्य था 18 किलोमीटर का। नीतीश कुमार का भी पटना से नालंदा तक सिमट गए थे, उनकी राजनीतिक वजूद वहीं रह गया था और पूरा बिहार का जो डेवलपमेंट का फंड था 60-70% उसी इलाके में खर्च कर रहे थे। उसी संदर्भ में उनको मैंने बहादुर शाह जफर कहा था। इंडिया गठबंधन चूंकि लड़ रहा है, कांग्रेस की एक सीट यहाँ पे है, मुन्ना तिवारी विधायक भी हैं, कितना समर्थन मिल पा रहा है, कितना वोट ट्रांसफर हो पा रहा है? 2 विधायक हैं कांग्रेस के यहाँ, विश्वनाथ राम और मुन्ना तिवारी, एकदम मजबूती के साथ वो ट्रांसफ़र करा रहे हैं। और ट्रांसफ़र इसलिए कराने जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम तो ये एकजुट होकर एमएलए में लड़े थे, वो जीते थे और जितना उनको वोट मिला था उनका दावा है कि उससे ज़्यादा वोट दिलवाएंगे हम लोग। तो इस बार आप लोग अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं पूरी तरीके से? इस देश में भारतीय जनता पार्टी को खुद ही विश्वास नहीं है कि यहाँ हम लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। लड़ सकते थे तो कैंडिडेट क्यों बदला? अंतिम तक था कि नहीं उस तीसरा भी आ सकता है। तो खुद ही भाजपा है कॉन्फिडेंट नहीं है हमारे से लड़ने के मामले में। क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 लोग आपकी खुद ठीक से मदद कर रहे हैं। अश्विनी चौबे का टिकट कटा और फिर जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया वो फ़ायदा आपको पहुंचा रहा है, आनंद मिश्रा आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। किसी की मदद की अपेक्षा मुझसे नहीं थी। मैं 80% किसानों की लड़ाई लड़ा हूँ
और जब लड़ाई 80% का लड़ा हो तो वोट भी 80% हमको मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत कम बेसी होगा किन्हीं कारणों से। देश में दूसरी धारा की भी एक राजनीति है जो समाज के घृणा के आधार पे एक राजनीति करते हैं, हो सकता है 10-5% घट जाए उसमें। हम जिन लोगों के लिए लड़े हैं और हमने घुटना टेकने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सीना चौड़ा करके लड़ने वाले हैं राजसत्ता से, ये बिहार भी जानता है और बक्सर के लोग भी जानते हैं। और मैं बक्सर का बेटा हूँ, मैं घर घर से मेरा परिचय है, मैं उनकी स्वाभिमान की लड़ाई लिया है, सम्मान की लड़ाई लड़ा है, अब राजनीतिक आज़ादी की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ बक्सर के लिए। हमेशा 24 सालों से बाहरी लोग यहाँ उम्मीदवार बनते रहे, चुनाव जीतते रहे। बक्सर के हिस्से में आए विकास को ये लोग ट्रांसफ़र किया, हटा दिया लोगों ने, भागलपुर ले गए यहाँ का हॉस्पिटल, तो यहाँ के लिए कुछ दिया नहीं है, इसीलिए लोगों को विश्वास है मेरे पर। हम चूँकि पूरा चुनावी कवरेज जब देख रहे हैं तो तेजस्वी यादव की सक्रियता भी देख रहे हैं और तेजस्वी यादव की बीमारी भी देख पा रहा है। जिस तरीके से उनको कमर में दर्द है, डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, इसके बावजूद वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी बीमारी का असर आप पे थोड़ा सा पड़ा है क्या कि आपको अकेले थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? मेरे नेता बीमार नहीं हैं, मेरे नेता 100% स्वस्थ हैं और हड्डियों में चोट को बीमारी नहीं माना जाता। बीमार तो नीतीश कुमार हैं, बीमार तो नीतीश कुमार हैं, बूढ़े आदमी हैं, रिटायरमेंट का एज हो गया है नीतीश कुमार, और मोदी जी भी रिटायरमेंट के एज में। आखिर 75 साल का बेंचमार्क नरेंद्र मोदी ने तय किया था, और देखे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और LK आडवाणी को रिटायर किया गया इसलिए कि उनका उम्र 75 साल हो गया। लेकिन वही देखे तो आज नरेंद्र मोदी 75 साल पूरा होने के बाद भी रिटायरमेंट का नाम नहीं ले रहे हैं, वो फिर 5 साल की बात कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा 2029 में वही प्रधानमंत्री होंगे। अब अमित शाह जी कोई अलग वजूद नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो मोदी जी बोल रहे हैं वो अमित शाह कह रहे हैं, जो अमित शाह कह रहे हैं वो मोदी जी कह रहे हैं, दोनों कोई अलग वजूद नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सुधाकर जी, चूँकि 2019 का जब हम रिजल्ट देखते हैं और 2024 में जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। 39 सीट एक तरफ NDA की, 1 सीट एक तरफ कांग्रेस की किशनगंज में। कितना खींच के ले जा पाएंगे आप 19 के रिजल्ट को देखते हैं और 20 के रिजल्ट को आप भूल जाते हैं। विधानसभा में तुरंत वोट हुआ 20 में, 1.5 साल में हम बराबरी की लड़ाई लड़े। सच है कि हम आगे थे उनसे, हमारे लोगों के सर्टिफिकेट नहीं छीने गए होते तो सरकार हम बनाए होते। आप 20 को बेंचमार्क बनाइए, 24 से पहले 20 पड़ता है, 19 थोड़ा ना पड़ता है। आप सीधे 19 पर चले गए 24 से, बीच में 20 भी है, 20 के भी रिजल्ट को देखिए। इसी राज्य की लोगों ने, जनता ने मैंडेट दिया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि 2019 में भी मैंने जब बिहार का इलेक्शन कवर किया था तो लोगों ने ये कहा था कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में तेजस्वी, इसलिए 2020 का वो रिजल्ट वैसा दिखता है। आज भी मैं जाता हूँ तो कहते हैं केंद्र में मोदी और 25 में फिर तेजस्वी। तो अब तो मोदी केवल मीडिया में रह गए हैं, अब मीडिया उनको मोदी मोदी कह रही है। एक आदमी सड़क पर चलते हुए मोदी मोदी कहते हुए मिलेगा तो ज़रूर वीडियो शूट करके हमको भेजिएगा, कहाँ मोदी मोदी कोई कह रहा है। अब तो जनता इनसे विदा ही चाहती है, जितना जल्दी विदा हो जाए, नए नेतृत्व आएंगे, देश में सामाजिक आर्थिक न्याय की हम लोग स्थापना करेंगे। जो इस देश में 1% आबादी के लिए, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, 15 लाख करोड़ रुपए में कितना पैसा किसानों का माफ़ हुआ, देश पूछ रहा है। सारे पैसे उद्योगपतियों के माफ़ हुए। 50,000 25,000 लोन पर किसानों के घर में पुलिस भेजा लोगों ने वसूली के लिए। इसी देश के नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग को बाकायदा हवाई जहाज़ पर बैठा के विदेश भेजा गया जिन पर बकाया था। ये देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब बात खुली तो दिखा कि कैसे देश के उद्योगपतियों को डरा करके चंदा लिया गया। ईडी और CBI का रेड करने के बाद भाजपा को चंदा मिला। ये कोई बात छुपा हुआ है देश में? एक एक बच्चा बच्चा जान रहा है कि देश में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का जो षड्यंत्र था वो अब तो उजागर हो गया। चूँकि पर्टिकुलर अगर बक्सर की बात करें, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैंने भी विकास के काम देखे हैं और विनाश के भी काम यहाँ पे देखे हैं। चाहे सरकारी अस्पताल की सुविधाओं का हाल हो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद, और पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि बक्सर में जो चौसा पड़ता है वहाँ पे जो पावर प्लांट बन रहा है, किसान बहुत लंबे समय से वहाँ पे धरने पर हैं।
कभी पुलिस से उनकी मुठभेड़ होती है, लाठीचार्ज होता है, न पुलिस पीछे हटती है, न वो पीछे हटते हैं। पप्पू यादव आते हैं, वो भी कहते हैं, आप लोग जाते हैं, आप लोग भी कहते हैं, समाधान नहीं निकल पा रहा है। सुधाकर सिंह सांसद बनने के बाद इसका समाधान कैसे खोज पाए? यह नीतिगत मसला है, केवल चौसा का मसला नहीं है। पूरे बिहार में भूमि अधिग्रहण को लेकर के विवाद है। नीतीश कुमार अडानी और अंबानी के एजेंट के तौर पर 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून को एक तरह से उसको मोड़ दिया लोगों ने। 4 गुना बाजार मूल्य देने का कानून बना। इन लोगों ने बाजार मूल्य की परिभाषा में तब्दीली कर दिया, कानून बदल करके सर्किल रेट कर दिया। और सर्किल रेट निर्धारण का अधिकार बिहार सरकार को है, और बिहार सरकार पिछले 11 सालों से सर्किल रेट का रिवीजन नहीं किया। तो 2013 के भाव में 2024 में ज़मीन आप लेने जाइएगा, कोई व्यक्ति कैसे पैसा दे, अपना ज़मीन देगा? क्या आप जो 13 में अनाज का मूल्य था, जो 13 में कपड़े का मूल्य था, जो 13 में तेल का मूल्य था, उस 24 में है? जब चीज़ें सभी महंगी हुई तो ज़मीन भी महंगी हो गई। तो ये विवाद का विषय पूरे बिहार के लिए है, चौसा अकेला केस नहीं है। मैं बिहार के किसानों की लड़ाई भूमि अधिग्रहण पर मैं और राकेश टिकैत कम से कम 2 दर्जन सभा कर चुके हैं। कृषि मंत्री रह चुके हैं। कृषि मंत्री का ये काम तो नहीं है, ये काम तो रेवेन्यू मिनिस्टर का है। लेकिन कृषि मंत्री का एक जिम्मेदारी तो है ही कि ज़मीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। सरकार में उस काम को देखते हैं राजस्व मंत्री। फिर भी हम पूरी लड़ाई को लड़े हैं, तो ये इस पूरे मामले को देखें तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में कोई अंतर नहीं है। दोनों के काम करने की शैली एक है, दोनों ही बड़े लोगों के एजेंट हैं और आम आवाम के खिलाफ है। चौसा भी उसका एक केस है जिसको आप समझ सकते हैं। अच्छा, चूंकि 2024 4 जून को ख़त्म हो जाएगा, 2025 में विधानसभा होंगे या दिवाली के आसपास विधानसभा होंगे? दिल्ली की मीडिया में तो ये बड़ी चर्चा है कि आप देखिए, लोग तैयारी सरकार है। तो 25 में चुनाव होंगे, लेकिन बिहार में सरकार बदल जाएगी। नीतीश कुमार सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे 4 जून के बाद। ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, ये तय है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चुनाव 25 में होगा। तो कैसे नीतीश कुमार बदल जाएंगे? आप लोग फिर आ ये जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को हड़प लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़कर अपने में शामिल करा करके पिछले दरवाजे से बिहार में सत्ता चलाना चाहती है। जो अभी तक पिछले दरवाजे से सत्ता चला रही थी, मुखौटा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में, वो सीधे फ्रंट पे आके काम करना चाहती है बीजेपी। आप लोगों पे 2 गंभीर आरोप लगते हैं, आखिरी चरण में हम हैं बातचीत के। एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं कि आरजेडी जो पार्टी है वो MY समीकरण पे काम करती है और MY पे जीतती है। और दूसरा, लालू यादव के जंगल राज का डर दिखाकर, भ्रष्टाचार का डर दिखाकर, उन पे जो मुकदमे हैं उसका डर दिखा करके पूरी बातचीत, पूरी कैंपेनिंग की जा रही है। कैसे काउंटर कर पाएंगे आप इस बात को? नरेंद्र मोदी को अगर हिंदू मुसलमान की बात न करें तो इस देश में कौन उनको वोट देगा? हम लोग कभी भी तुष्टीकरण के आधार पे नहीं हम राजनीति करते। ये भारत का संविधान ही धर्मनिरपेक्ष है, तो हम भारत के संविधान मानने वाले लोग हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में लिखा है, मैं तो नहीं लिखा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है, मैं गांधीवादी समाजवादी तरीके से देश का निर्माण करूंगा। उनकी पंचनिष्ठाओं को ठीक से आप पढ़ें। ठीक है कि उनका कथनी और करनी में अंतर है, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो हमने कहा है वही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है, ये दोनों के काम करने के तरीके अलग है। राम मंदिर का हम विरोधी नहीं, बीपीसी की सरकार थी 90 में, हम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। भाजपा ने कहा कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, हमको सरकार बना करके हम सरकार के बल पे मंदिर बनाएंगे। याद करिए, 17 साल सत्ता में रहे वाजपेयी जी और मोदी जी मिला करके, सरकार मंदिर बनवाया कि को सुप्रीम कोर्ट बनवाया? जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट बनवाया। भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए, बीपीसी नहीं रहे उनके लोगों से कि हमने गलती किया उनकी सरकार गिरा करके। मंदिर का निर्माण का आदेश सुप्रीम कोर्ट दिया और देश की जनता ने चंदा से उसको मंदिर को बनाया। उसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा चंदा दिया। हाँ, उसके ऊपर राजनीति, वोट बैंक की राजनीति जरूर भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि शिलान्यास उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री गए। जब सरकार का वो प्रोजेक्ट नहीं है, सरकार ने उस पैसे नहीं लगाए, तो किस हैसियत से उस मंदिर पर उन्होंने कब्जा किया? वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने हमें बुलाया मुख्य अतिथि के तौर पे, हम गए। ट्रस्ट तो सरकार ने बनाया, ट्रस्ट तो पब्लिक नहीं बनाई है, ट्रस्ट तो सरकार ने बनाया और आप अपने लोगों को इसमें भर लिया ट्रस्ट में।
सीधी बात है, ट्रस्ट तो भारत सरकार ने बनाई है और उसमें सभी ट्रस्टी आपने भर लिया अपने लोगों को। एक आखिरी सवाल जिस पे आप लोग सबसे ज़्यादा वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार एक ऐसा विषय है जिस पे बिहार के लोग, जब हम लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, हमें बहुत सारे लोग अपने भाई बंधु मिलते हैं यहाँ के वहाँ के, जो कुली का काम करते हैं, माली का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, 100-100 रुपये रोज़ की दिहाड़ी पे ठेला लगाने का काम करते हैं। क्या इतने भी पैसे बिहार सरकार जनरेट नहीं कर सकती? इतने छोटे रोजगार भी नहीं कर सकती? ये सवाल तो नीतीश कुमार से करना होगा ना। उन्होंने 19 साल पहले जब बिहार की सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा हम एक सुशासन की राज स्थापित करेंगे, दूसरा पलायन रोकेंगे। कहाँ पलायन रुका? पलायन रोकने के लिए प्रयास नहीं हुआ। पलायन रोकने का एक ही तरीका है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म नहीं, सुधार नहीं किया नीतीश कुमार ने। 3 कृषि रोड मैप में उन्होंने 3,15,000 करोड़ रुपये खर्च किया, वह गमन हो गया और पलायन बढ़ता गया। जब तक हर खेत तक पानी नहीं जाएगा, जब तक कि किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, न्यूनतम मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक संभव है ही नहीं कृषि क्षेत्र में सुधार। और इस सुधार की तरफ नीतीश कुमार कभी भी मौन साधे रहे, क्योंकि वो देश के धन्ना सेठों को बिहार से एक सस्ता श्रमिक मुहैया कराने के एजेंट के तौर पे काम करते रहे। उनको देश के अडानी और अंबानी ने नीतीश कुमार को चंदा दिया पॉलिटिकली कि आप बिहार को गरीब रखें, कि उनको सस्ता लेबर मिल सके। जो आप कह रहे हैं ना कि 100 रुपये 200 रुपये में बिहार के लोग काम करते हैं। कश्मीर में मारे गए जो लोग, वो 200 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हाँ, थे। निश्चित तौर पे श्रीनगर आप केरल में 900 रुपया न्यूनतम मजदूरी है और बिहार में 218 रुपया है। कोरोना में हमने देखा ना कि सबसे ज़्यादा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। आपका सत्यापित है तो ये बात तो हो गया ना कि नीतीश कुमार फेल रहे। इस बात से तो जाहिर है कि फेल रहे, पलायन नहीं रोक पाए। मतलब 200 रुपये की आमदनी की गारंटी बिहार में नीतीश कुमार नहीं दे पाए। क्यों नहीं हुआ? इस पर आप ठीक से, इसी बात को तो लड़ाई था और हमने इसी बात से लेकर कृषि मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया कि इस तरह से हम नहीं चला सकते। हम बदलने आए हैं इस राज्य को और नहीं बदल सकते तो इस पद पर नहीं रहेंगे। पद हमारे लिए सेवा और संन्यास का रास्ता है, हमारे लिए भोग का रास्ता नहीं। नीतीश कुमार के लिए पद हमेशा भोग का रास्ता रहा, इसीलिए देखते होंगे सुबह इस्तीफा देते हैं और रात में ही वोट ले लेते हैं। वो 24 घंटा भी इस पद को खाली नहीं छोड़ते। तो ये विडम्बना है बिहार का। ये 2024 लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की विदाई भी करेगा और देश के प्रधानमंत्री का पद पर नया व्यक्ति आ जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो इस पूरी बातचीत को यही ख़त्म करते हैं। ये थे सुधाकर सिंह, राष्ट्रीय जनता दल से बक्सर के प्रत्याशी, जो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। इनकी जीत होगी, हार होगी, नतीजे क्या होंगे वो 4 जून को आएंगे। तो 4 जून तक इंतज़ार करिए और देखते रहिए।